सो हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट जेनेटिक्स का लास्ट चैप्टर विच इज़ अवर इवोल्यूशन। ठीक है, तो हम इसको भी बहुत कम समय में जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में मेनली समझने का ज़्यादा है, ऑलराइट, और थोड़ा सा है रटने वाला, वो हम रटने वाला भी देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे ओरिजिन ऑफ लाइफ से। इवोल्यूशन के अंदर हमारी लाइफ की ओरिजिन में क्या क्या हुआ। सबसे पहले यूनिवर्स का एज बच्चों ये आपका चेंज हो चुका है। पहले 20 बिलियन ईयर्स एगो दिया हुआ था, अब 13.8 बिलियन ईयर्स एगो दिया हुआ है। यूनिवर्स का कॉम्पोजिशन क्या क्या है बच्चों, वही है स्टार, गैस, क्लाउड्स, ये सब जो है पहले कंडेंस हुए तो इन्होंने गैलेक्सीज बना दी, और यही बहुत सारे गैलेक्सीज के क्लस्टर्स को हम यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स के बनने के लिए उसका जो ओरिजिन है उसके लिए एक थ्योरी दी गई थी विच इज़ अवर बिग बैंग थ्योरी। हमारे अर्थ का एज 4.5 बिलियन ईयर्स एगो है, और हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ जो आई थी वो 4 बिलियन ईयर्स एगो पहले आई थी। दिस इज बिलियन, ओके, दिस इज बिलियन ईयर्स एगो। तो लाइफ कब आई थी, 4 बिलियन ईयर्स एगो। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 500 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, लाइफ के लिए हम दो टर्म यूज करते हैं, दो पर्टिकुलर टाइमिंग्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक मिलियन में और एक आपका बिलियन ईयर्स एगो में। ओके, नेक्स्ट आता है आपका थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। चलो, हमने अभी बात करी लाइफ का ओरिजिन 500 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था। ठीक है, उसके बाद थ्योरीज क्या थी। सबसे पहले पैंसपर्मिया थ्योरी की स्पोर्स आए थे कहीं बाहर से फ्रॉम द आउटर स्पेस, और वो स्पोर्स हमारे अर्थ पे आया। उन स्पोर्स ने फिर हर एक स्पोर्स से लाइफ जनरेट हो गई, पैंसपर्मिया। इसको कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोला जाता है। फिर आया एबायोजेनेसिस थ्योरी, ठीक है, जिसको हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये था कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से अराइज हुई है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, जिसको मना कर दिया लुइस पास्चर ने। ठीक है, इस थ्योरी को इस थ्योरी के अगेंस्ट से लुइस पास्चर, इन्होंने स्वान नेक वाला एक्सपेरिमेंट दिया था, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि लाइफ जो है वो लिविंग बीइंग से ही आई है। तो लिविंग कोई होगा प्री एग्जिस्टेंस में, उसी से न्यू लाइफ आई होगी। फिर तीसरी नेक्स्ट थ्योरी आई आपकी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। उसके अंदर थ्योरी दी थी ओपेरिन और हेल्डेने ने। ओपेरिन थे रशिया के और हेल्डेने थे इंग्लैंड के। इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, वैसे तो मिलर एंड यूरे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे 1953 में मिलर ने दिया, एसएल मिलर ने। ठीक है, उन्होंने बोला कि अर्थ, उन्होंने ऐसा कंडीशन क्रिएट किया प्रिमिटिव अर्थ जैसा। उन्होंने पर्टिकुलर अर्थ का वैसा टेम्परेचर दिया जो प्रिमिटिवली था, जो हमें ओपेरिन और हेल्डेने ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि 800 डिग्री सेल्सियस है, और इन्होंने ये 3 केमिकल्स का इस्तेमाल किया, कंपाउंड्स का, मीथेन, H2 और NH3। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का भी इस्तेमाल किया। इन्होंने जब ये देखा तो उससे इनको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें देखने को मिली। और वो क्या देखने को मिली, सबसे पहले तो इन्होंने 2:1:2 के फॉर्म में डाला। 18 डेज के लिए पूरा एक्सपेरिमेंट किया। 18 डेज के लिए जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ तो इससे हमें अमीनो एसिड्स मिले, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, GAA। उसमें हमें एनालिसिस ऑफ मीटेराइट्स भी किया। एनालिसिस ऑफ मीटेराइट्स करने के बाद हमें ये पता चला कि भाई हाँ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो बने होंगे उस मोमेंट पे। नाउ एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन देखते हैं। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहला एविडेंस है, जो पहला था हमारा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब कि फॉसिल्स की एविडेंसेस। फॉसिल्स की एविडेंसेस पे हमें पता चला कि हाँ, इवोल्यूशन जो है वो हो रही है। ये हमें फॉसिल्स मिले कहाँ बच्चों, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। और इसके हम लोग एजिंग कैसे पता लगाते हैं, कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, और बहुत सारी अदर मेथड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ हमें ये पता लगता है कि जो सबसे नीचे है जो फॉसिल्स, वो ओल्ड फॉसिल्स हैं, जो ऊपर है सॉइल के, वो न्यू फॉसिल्स होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है दूसरा एविडेंस, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस। इसको अर्न्स्ट हैकेल ने दिया था। इसको इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ बोला। ठीक है, और इन्होंने एक टर्म यूज की थी, ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि जो भी हमारे वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रोलॉजिकल स्टेजेस हैं वो रिपीट होते हैं हर एक वर्टिब्रा के। ठीक है, और सेम होते हैं ऑफ ऑल वर्टिब्राट्स। लेकिन यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा कि कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने बोला कि नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, फिर से देखो, अर्न्स्ट हैकेल ने क्या बोला कि एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो कॉमन होते हैं ऑल वर्टिब्राट्स के, बट एब्सेंट होते हैं एडल्ट में। बट कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने इस चीज को गलत माना, अपोज किया इस थ्योरी को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, फोर्थ है हमारा कंपैरेटिव एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। उसमें होमोलोगस ऑर्गन आता है।
ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स, और एक होता है एनालॉगस ऑर्गन्स। ये हमें ये बता रहा है, ये कंपैरेटिव एनाटॉमी, इसमें ये पता लगता है कि ओरिजिन सेम था। जैसे फॉर एग्जांपल 4 लिम्स होते हैं हमारे व्हेल के, बैट्स के, चीता के एंड ह्यूमन के, लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो गया बच्चों। ठीक है, एंसेस्टर कॉमन थे, कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन क्या हो गया, आपके फंक्शंस डिफरेंट हो गए, ये डाइवर्ज हो रहा है। इसलिए इसको होमोलोगस ऑर्गन्स को हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से कनेक्ट करते हैं कि दीज आर द एविडेंसेस फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऑल्सो। इसमें एग्जांपल देखिए, 4 लिम्स इन चारों पांचों एनिमल्स के जो हैं, वेल के, बैट्स के, चीता के एंड ह्यूमन के 4 लिम्स ही हैं, लेकिन वेल स्विमिंग के लिए यूज करता है, बैट्स जो है फ्लाइंग के लिए, चीता रनिंग के लिए एंड ह्यूमंस ग्रास्पिंग के लिए। ठीक है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। एक और एग्जांपल है हमारे होमोलोगस में, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिट्स। इनका ओरिजिन सेम है बट इनका फंक्शन डिफरेंट हो गया, ये थॉर्न्स बन गया है और ये टेंड्रिल सपोर्ट के लिए बन गया है। फिर आते हैं हम लोग एनालॉगस ऑर्गन्स पे। यहाँ देखेंगे कि सबका ओरिजिन डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन सेम सेम करने लगते हैं। जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, एंड बर्ड्स की विंग्स, बटरफ्लाई के अलग ओरिजिन है और बर्ड्स के विंग्स का 4 लिम्स ओरिजिन है, तो दोनों का ओरिजिन अलग है लेकिन दोनों ही फ्लाई करने में काम आते हैं। फॉर और नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो बच्चों हमारा रूट का मॉडिफिकेशन है और पोटैटो हमारा स्टेम का मॉडिफिकेशन है, बट दोनों ही क्या कर रहे हैं, फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं, मतलब सेम फंक्शन कर रहे हैं। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है। ऑक्टोपस जो है वो एक मोलस्का है एंड मैमल्स जो है वो ऑब्वियसली एक वर्टिब्रेट्स है, तो इनका ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन आई जो है वो दोनों में ही देखने का काम कर रहे हैं। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये भी क्या है, सेम फंक्शन है बट ओरिजिन आर डिफरेंट। ठीक है, पेंगुइन बर्ड्स हैं, डॉल्फिन मैमल्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल। उसके बाद 5th एविडेंस है बायोकेमिकल एविडेंसेस। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स और जीन्स हैं जो सेम है। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है मंकीज में या एप्स में और हम में सेम है, इसका मतलब कि कुछ तो सिमिलैरिटी है हम में, इवोल्यूशन का ये आपका एविडेंस है। फिर उसके बाद है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसके अंदर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इंडस्ट्रियल मैनलिज्म आपकी एनसीईआरटी में, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन के। इंडस्ट्रियल मैनलिज्म के अलावा आपके पास एक और एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे डीडीटी का एग्जाम्पल, एंथ्रोपोजेनिक नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, ठीक है, जिससे मॉस्किटोज जो है वो इम्यून हो गए और फिर आगे उन्होंने डीडीटी से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। और भी अदर एग्जाम्पल्स हैं। नाउ इंडस्ट्रियल मैनलिज्म में क्या हुआ था, 1920 से पहले, जो इंडस्ट्रीज आने से पहले का टाइम जो था, उस टाइम पे जो हमारे इन्वायरमेंट था वो एकदम पॉल्यूशन लेस था, देयर वर नो एशेज, लाइकन्स वर देयर। तो उस मूवमेंट पे जो हमारे वाइट कलर के मॉथ्स थे वो विजिबल नहीं होते थे, ठीक है, वो कैमोफ्लेज कर लेते थे, लेकिन जो ब्लैक कलर के या डार्क कलर के थे वो कैमोफ्लेज नहीं कर पाते थे, तो प्रीडेटर्स जो थे उनको खा जा रहे थे, राइट। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो वैसे ही क्या हुआ, सूट जमा होने लग गई, कार्बन के एशेज जमा होने लग गए, लाइकन्स खत्म हो गए, जिसकी वजह से उनका जो बाग का कलर था वो डार्क हो गया और इसमें कैमोफ्लेज हो गए हमारे डार्क मॉथ्स एंड वाइट जो है वो बिल्कुल विजिबल थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे नेचर ने सेलेक्ट कर लिया ड्यूरिंग द टाइम, एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन भी बोल सकते हो, मैनमेड, ऑब्वियसली मैनमेड है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो गया यहाँ पे, आप ये भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि मैन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, इंडस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये छुप जाएगा और ये प्रीडेटर्स जो है इसको खत्म कर देंगे। नाउ अडेप्टिव रेडिएशन, मतलब कि उस जगह के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, अडेप्टेशन हो जाना। तो ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर स्पीशीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग, मतलब अलग अलग जगह जा रहे हैं, ठीक है, टू अदर एरियाज ऑफ जोग्राफी इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। अब इसमें आपको 3 एग्जाम्पल दिया हुआ, एक डार्विन फिंचेस का मार्सुपियल रेडिएशन और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल्स का। डार्विन फिंचेस गैलापागोस आइलैंड की बात है, इसके अंदर हमारे पास HMS बीगल, आपसे पूछ लिया जाता है कि डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड कैसे गए थे, तो उनकी एक खुद की शिप थी HMS बीगल की। तो यहाँ पे उन्होंने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे उन्होंने नोटिस ये किया कि जितने भी बर्ड्स हैं वो एक कॉमन सीड ईटिंग बर्ड से ही इवॉल्व हुए हैं और उनमें डिफरेंट फूड ईटिंग हैबिट्स आ चुकी हैं। कुछ जो हैं वो इंसेक्टिवोरस हैं, कुछ वेजिटेरियंस हैं। तो ये आपका पहला अडेप्टिव रेडिएशन हो गया। सेम सीड ईटिंग बर्ड से डिफरेंट स्पीशीज का ओरिजिनेट हो जाना, अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन भी आपको देख रहे हैं आपकी यहाँ पे डाइवर्जेंस शो कर रहा है, तो अडेप्टिव रेडिएशन भी हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में बताता है। अब देखो यहाँ पे मार्सुपियल रेडिएशंस, ये
पॉकेट वाले एनिमल्स, ये एनिमल्स जो हमें ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, यहाँ पे भी कुछ एक कॉमन मार्सूपियल रेडिएशन हुआ, कोई एक एनिमल था मार्सूपियल ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनमें ही डिफरेंट चेंजेस आए और डिफरेंट एनिमल्स में वो रेडिएट हो गए इन द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तस्मानियन वोल्फ, टाइगर कैट, ठीक है, और इसके अलावा अदर एनिमल्स कैंगरू, वॉम्बैट, बैंडिकूट, कोएला, मार्सूपियल मोल, शुगर ग्लाइडर। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ देखो ऑस्ट्रेलियन, अब देखिए प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स, इनका ओरिजिन डिफरेंट है। प्लेसेंटल मैमल्स और इनका ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स का ओरिजिन डिफरेंट है, बट ये फंक्शन सेम कर रहे हैं, दिखते सेम है। तो यहाँ पे ये जो है बच्चों, ये अडप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, लेकिन ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है। तो आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कौन शो कर रहा है? डार्विन फिंचेस एंड मार्सूपियल रेडिएशन। लेकिन अगर आप बात करते हो कंपैरिजन की प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स की, तो यहाँ ये जो है इनके फंक्शन सेम है लेकिन इनका ओरिजिन डिफरेंट है। तो ये लोग क्या कहलाते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको ये याद रखना है, मोल मार्सूपियल मोल, एंट ईटर नम्बेट, माउस मार्सूपियल माउस, लेमर स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फेलेंजर, बॉब कैट, तस्मानियन टाइगर कैट, वॉल्फ, तस्मानियन वॉल्फ। ठीक है, इसके बाद आते हैं थ्योरीज पे। थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। सबसे पहली थ्योरी हमें पता है लेमार्क की थी। उन्होंने ये बोला था कि कोई एक ऐसा ऑर्गन जब हम बार बार यूज करेंगे तो वो ऑर्गन जो है वो डेवलप हो जाएगी और हमारे आगे के जनरेशन में उस ऑर्गन को इनहेरिट हो जाएगी। लेकिन कोई ऑर्गन ऐसा है जो हम यूज नहीं कर रहे हैं तो वो ऑर्गन जो है यूज नहीं होगी और हमारे ही अंदर खत्म हो जाएगी और फिर वो आगे के जनरेशन में भी नहीं जाएगी। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई एक जिराफ थे कुछ, उनकी गर्दन छोटी थी। अब इनकी गर्दन छोटी थी तो पेड़ लंबे होते चले गए, अब वहाँ तक उनका नेक जा नहीं पाता था फॉर द फूड। धीरे धीरे इन्होंने उसका इतना इस्तेमाल किया कि वो गर्दन जो है वो लंबी हो गई और फिर लंबे गर्दन के जिराफ आगे के जनरेशन में इनहेरिट हो गए, जो कि कुछ हद तक गलत था। ठीक है, इसका फिर मॉडिफिकेशन आया जर्म प्लाज्म थ्योरी में। जर्म प्लाज्म थ्योरी विजमैन ने दी थी, अब वो हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, हम लोग उसको फिर थोड़ा सा साइड में रखते हैं। ठीक है, कुछ हद तक इसलिए गलत थी क्योंकि ये इन्होंने पूरी बात नहीं बताई। चेंजेस अगर जर्म प्लाज्म में होगा, ठीक है, हमारे गैमेट्स में होगा, तब तो भाई वो जनरेशन टू जनरेशन पास होगा। लेकिन अगर वो सोमैटिक सेल्स में चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें चेंजेस जो है वो इनहेरिट नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये कहानी हमने खत्म कर ली। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात इन्होंने बोली थी। फिर उसके बाद आते हैं डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा थॉमस मैल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी पे उन्होंने देखा पूरा। थॉमस मैल्थस का पॉपुलेशन थ्योरी, उसके ऊपर वर्क किया, फिर उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ अपनी कथनें कही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डार्विन की थ्योरी में आपको ये याद रखना है कि उन्होंने शिप HMS बीगल का इस्तेमाल किया था। ठीक है, नाउ अब देखो एक और साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वॉलेस, उन्होंने सेम टू सेम रिजल्ट्स जैसे डार्विन ने दिया था वैसे ही दिए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दूसरी आइलैंड का इस्तेमाल किया विच इज़ आर्चिपेलागो आइलैंड। ठीक है, मलय आर्चिपेलागो। ठीक है, और सेम कंक्लूजन्स दिए इन्होंने भी। ओके, नाउ की कॉन्सेप्ट्स क्या थे हमारे डार्विन के? पहला था ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर चेंजेस आ गए। ठीक है, और वो ऑब्वियसली इन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ पे आए, लेकिन ये जो वेरिएशंस है जिससे उनको जीने की वो हुई, ठीक है, आगे इनके जनरेशन टू जनरेशन वो पास हुए वो चेंजेस, और उनको उन्होंने सर्वाइव करने में हेल्प की। फिर आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है नेचर ने सेलेक्ट कर लिया है। तो नेचर किस किस को सेलेक्ट करता है? ऑब्वियसली जो फिट होगा उसको सेलेक्ट करेगा, और यहाँ पे इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यहाँ पे इनका मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, जो स्ट्रगल कर पाएगा, कंपटीशन जीतेगा। ऑब्वियसली लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो यही सारे के सारे बच्चों कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, हेरिटेबल माइनर वेरिएशंस, जो कि ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट का रीजन है। फिर नेक्स्ट जो आता है आपका थ्योरीज में म्यूटेशन थ्योरी, जिसको ह्यूगो दी व्राइज ने दी थी। ह्यूगो दी व्राइज ने दिया था, ये हमने म्यूटेशन
जब पढ़ा था मॉलिकुलर बेसिस में तब भी देखा था। उन्होंने बोला कि वेरिएशन तो भाई साहब सडन है, अचानक से होता है, रैंडम है, कहीं भी हो जाता है, डायरेक्शन लेस है, और उसी की वजह से जो है नई स्पीशीज फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है, स्पीशिएशन हो जाती है। इन्होंने ये बोला स्पीशिएशन जो है वो सिंगल स्टेप है जिसमें लार्ज म्यूटेशन हो जाएगी, और इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को इन्होंने सॉल्टेशन कहा। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज नोन एज सॉल्टेशन विच लीड्स टू स्पीशिएशन, which leads to speciation। ठीक है, म्यूटेशन इज द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन फॉर इवोल्यूशन। इन्होंने बोला कि म्यूटेशन होगा तो ही तो चेंजेस आएंगे, तो ही तो वेरिएशंस होगा, और तो ही तो इवोल्यूशन होगा। डार्विन भाई साहब ने क्या बोला बच्चों, डार्विन और ह्यूगो डी व्राइस के थ्योरीज में डिफरेंस के लिए आता है। उन्होंने बोला कि वेरिएशन स्लो है, छोटे छोटे होते हैं, डायरेक्शनल है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। स्लो के लिए हम ग्रेजुअल भी यूज करते हैं, इससे हमें ग्रेजुअल इवोल्यूशन मिलता है। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन पे। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे, आता है हार्डी विनबर्ग थ्योरी। ठीक है बच्चों, हार्डी विनबर्ग थ्योरी आती है। अब ये हार्डी विनबर्ग थ्योरी में हम लोगों को क्या देखना है, हार्डी विनबर्ग थ्योरी में इन्होंने ये बोला था कि कोई एक लार्ज पॉपुलेशन अगर होगी, लार्ज पॉपुलेशन, तो उसमें रैंडम मेटिंग होगी, रैंडम मेटिंग होगी बच्चों, रैंडम मेटिंग होगी, और उसकी वजह से जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी या फिर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, वो जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है, मतलब इक्वल टू 1 रहने वाली है, इन्होंने ये बोला। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे दिया। एलिलिक फ्रीक्वेंसी के लिए इन्होंने बोला कि भाई डोमिनेंट एलील के लिए इन्होंने स्मॉल p यूज किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील के लिए इन्होंने स्मॉल p, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील के लिए इन्होंने स्मॉल q, और बोला कि भाई ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 रहेगी। ये तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी बोल दिया। अब उन्होंने जीनोटिपिक के लिए भी बोला, जीनोटिपिक के लिए बोला जैसे AA डोमिनेंट जीनोटाइप प्लस में रिसेसिव जीनोटाइप स्मॉल a प्लस में 2pq विच इज हेट्रोजाइगोस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये था बच्चों कैपिटल ए, ये था बच्चों स्मॉल ए। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्होंने बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिए। बाइनोमियल एक्सप्रेशन देने के बाद देख लीजिए, हम यहाँ पे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से। एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल, ही सेड दैट। हार्डी विनबर्ग ने बोला, हार्डी और विनबर्ग दोनों अलग अलग है। हार्डी विनबर्ग ने बोला कि इन अ पॉपुलेशन allelic frequencies are stable and remain constant from generation to generation, which is gene pool, total number of genes। gene pool की definition आती है, याद रखना है हमें, gene pool के अंदर ये सारी फ्रीक्वेंसीज सेम रहेंगी। और उन्होंने एक्सप्रेशन कैसे दिया, ये जीनोटिपिक का एक्सप्रेशन दिया इन्होंने, p square plus 2pq plus में q square is equals to 1, where p and q are the frequencies of capital A and small a, and 2pq is capital A small a। डिस्टर्बेंसेस, अब भाई ये फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस आ सकते हैं। डिस्टर्बेंसेस किस वजह से आ सकते हैं, ये रहे डिस्टर्बेंसेस बच्चों। डिस्टर्बेंसेस किस किस वजह से आ सकते हैं हार्डी विनबर्ग में, पहले की जीन माइग्रेशन हो जाए, उस एरिया से कुछ चला जाए, जीन फ्लो या कोई आ जाए, इमिग्रेशन या एमिग्रेशन, डन। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट, बाय चांस कोई चेंजेस आ जाए, ठीक है, बाय चांस कोई चेंज आ जाए और न्यू स्पीशीज बन जाए। अब जो पुरानी स्पीशीज थी उसको कंफाउंडर बोलते हैं, उस इफेक्ट कंफाउंडर इफेक्ट बोलते हैं, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट में देखा जाता है। फिर दूसरा भी, या फिर कोई म्यूटेशन आ जाए जैसे ह्यूगो डी व्राइस ने बोला था, या फिर जीन रिकॉम्बिनेशंस हो जाए, या फिर नेचर में कुछ सिलेक्शन हो जाए। अब नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है तो वो 3 तरीके से होता है, ये 3 तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन में 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन है, पहला है स्टेबलाइजिंग, दूसरा है डायरेक्शनल और तीसरा है डिसरप्टिव। बच्चों इसको हम अच्छे से समझते हैं, क्या होता है बेसिकली। नॉर्मली हम लोगों का ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हमें ध्यान से क्या देखना है कि जो हमारा वाई एक्सिस है उसमें ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड हमारा एक्स एक्सिस जो है वो ट्रेट का है। ये सिंपल और नॉर्मल हमारा ग्राफ बनता है बेल शेप का। ठीक है, इसके अंदर दिखाया हुआ है कि ये जो बीच में मीन वैल्यू है, ये नेचुरल सिलेक्शन में ये कुछ ऐसे फिनोटिपिक थे, फिनोटाइप्स थे इंडिविजुअल्स के जो सबसे ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा पीक पे हैं। ये कुछ ऐसे फिनोटाइप्स हैं जो कम है और ये सबसे पीक पे हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, स्टेबलाइजिंग में क्या हुआ। जैसे मान लीजिए हम लोग हाइट का एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ लोग टॉल थे, कुछ लोग ड्वार्फ थे, कुछ लोग मीडियम साइज थे, तो नेचर ने मीडियम साइज लोगों को मीन साइज को सिलेक्ट कर लिया, तो ऐसे नेचुरल सिलेक्शन को हम लोग स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से ग्राफ होता है, ये ग्राफ देख लो, इससे थोड़ा सा नैरो ग्राफ बन जाना, ग्राफ ऐसा था और ऐसा था और बन गया थोड़ा ऐसा करके। ठीक है,
ये स्टेबलाइजिंग ग्राफ है। फिर आते हैं हम डायरेक्शन। मान लो टॉल थे, मीडियम साइज थे, ड्वार्फ थे। नेचर ने सिर्फ ड्वार्फ वालों को सिलेक्ट कर लिया, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेचर ने सिलेक्शन कर लिया, इनको हटा दिया, इनको मार दिया, तो ऐसे सिलेक्शन को हम डायरेक्शन बोलते हैं। तो ग्राफ एक पर्टिकुलर मूवमेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली गई बच्चों, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। फिर आते हैं डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव का मतलब है ना ही टॉल था, मीडियम साइज था, ड्वार्फ था, राइट। मीडियम साइज को सिलेक्ट ही नहीं किया, टॉल को सेलेक्ट कर लिया और ड्वार्फ को। अब उस पर्टिकुलर एरिया में मीडियम साइज लोग हैं ही नहीं, मतलब टॉल को भी सिलेक्ट कर लिया और ड्वार्फ को भी सिलेक्ट कर लिया, मीडियम तो है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ को हम, ऐसे नेचुरल सिलेक्शन को डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, देख रहे हो, ये नैरो साइज हो गया, ठीक है, ये डायरेक्शन में हो गया, और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया। ओके नाउ अब आते हैं हम थोड़ा ह्यूमन इवोल्यूशन पे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपना और उस पर। आप देख रहे हैं ये स्कल्स पूछने के लिए आते हैं एनसीईआरटी के कि भाई बताइए कि पहला, दूसरा, तीसरा किस किस का स्कल है। तो पहला तो बच्चों एडल्ट ह्यूमन बीइंग का है, दूसरा बेबी चिंपैंजी का है, और तीसरा एडल्ट चिंपैंजी का है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है कि किसका मोर लाइकली है सेम स्कल ह्यूमन से। तो बेबी ऑफ स्कल, बेबी चिंपैंजी का जो स्कल है वो एडल्ट ह्यूमन स्कल से बहुत ही सिमिलर है देन एडल्ट चिंपैंजी, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवोल्यूशन ऑफ मैन। इवोल्यूशन ऑफ मैन में देखेंगे सबसे पहले ड्रायोपिथिकस आए, फिर रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, एंड देन आए निएंडरथल, एंड देन होमो सेपियंस। हमें ये सीक्वेंस याद रखना है, और इसमें कुछ टाइमिंग्स और कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं, वो हमें याद रखना है, और कुछ अच्छे अच्छे से फीचर्स। चलो देख लेते हैं। ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस दोनों की जो स्टोरी है वो एनसीईआरटी में साथ में दी हुई है, तो हम साथ में ही पढ़ेंगे, हमें एनसीईआरटी पढ़नी आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस का एग्जिस्टेंस नोटिस किया गया है। ड्रायोपिथिकस जो थे वो हेरी लाइक थे, गोरिल्लास की तरह, और रामापिथिकस जो थे मोर मैन लाइक थे, ठीक है, और ड्रायोपिथिकस पर एप लाइक। खत्म स्टोरी। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग ये वाली स्टोरी बच्चों, इसके बारे में यहाँ पे ये कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दी हुई है, और यहाँ पे उस पर्टिकुलर ह्यूमन का इवोल्यूशन के दौरान कौन सा ह्यूमन था वो नाम नहीं दिया है, लेकिन हम बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस ही है। तो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या हुआ था। इथियोपिया एंड तंजानिया में कुछ मैन लाइक बोन्स मिले थे, ठीक है, होमिनिड फीचर्स थे 3 से 4 माह पहले, ये टाइम याद रखना है, 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। और वो प्राइमेट्स की तरह वॉक कर रहे थे ईस्टर्न अफ्रीका में। दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट, वो 4 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं थे। वी डोंट नो हु आर दे। फिर उसके बाद आपकी एनसीईआरटी लिख रही है 2 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में, ठीक है, ग्रासलैंड्स में आए, देखे गए। दे shows they hunted with stone weapons but essentially ate fruits। हंट कर रहे थे लेकिन फ्रूट्स खा रहे थे। सब फ्रूट खा रहे हैं बच्चों, होमो इरेक्टस के अलावा सब फ्रूट खाते हैं, ये नहीं खाता है बस फ्रूट, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, तंजानिया एंड इथियोपिया 3 से 4 माह 4 फीट, फिर उसके बाद ईस्टर्न अफ्रीका में मिले थे, ठीक है, हो गया हमारा स्टोरी खत्म। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस हमें ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में मिले थे, तो थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, तो इसीलिए हम इसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस का ही फीचर मान के चलते हैं। अब होमो हैबिलिस जो है फर्स्ट होमिनिड है। देख लेते हैं कुछ ऐसे डिफरेंट बोन्स डिस्कवर हुए जो डिफरेंट थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से डिफरेंट थे, और राइट, उनके स्कल्स थोड़े से डिफरेंट थे। दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनिड। ये क्वेश्चन आता है बच्चों की, फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड कौन था, ठीक है, ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड वॉज कॉल्ड होमो हैबिलिस। उसको हमने क्या बोला, होमो हैबिलिस बोला, ठीक है। और भाई यहाँ पे ब्रेन की क्रेनियल कैपेसिटी पूछी जाती है, विच इज 650 to 800 क्रेनियल कैपेसिटी। ये भी नहीं खाते थे मीट। फिर आए भैया होमो इरेक्टस, जिनको हम जावा मैन बोलते हैं, 1891 में ये जावा में पाए गए थे, ठीक है, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। भाई होमो हैबिलिस का टाइम नहीं दिया हुआ, नो नीड टू लर्न दैट, फिर भाड़ में जाओ, लेकिन इसका टाइम दिया हुआ है, नीड टू लर्न दैट। 1.5 मिलियन ईयर्स एगो 900 सीसी का दिमाग था इनका, और यही मीट खाते थे बच्चों। फिर आता है निएंडरथल, इन्होंने 1,40,000 साल पहले देखा गया इनको। इनकी ब्रेन की कैपेसिटी 1400 सीसी मानी जाती है, और ये कहाँ मिले थे, ईस्टर्न सेंट्रल एशिया। बच्चों यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे बोला है अफ्रीका और यहाँ बोला है एशिया, ठीक है। तो ये 1,40,000
या 40,000 साल पहले देखने को मिले थे, और ये अपने बॉडी को हाइड करते थे और अपनी डेड बॉडीज़ को दफनाते थे, बरिड करते थे। फिर आते हैं होमोसेपियंस की कहानी पे। होमोसेपियंस हमें 75,000 to 10,000 ईयर्स पहले मिले, अफ्रीका में देखा गया। 18,000 साल पहले देखा गया है कि कुछ पेंटिंग्स मिली थी भिमबेटका रॉक की। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। भिमबेटका रॉक शेल्टर जो है वो कहाँ पे है बच्चों, इनकी पेंटिंग्स रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर करना शुरू किया इन्होंने। अब चलो ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। भाई यूनिवर्स तुमने पढ़ लिया, अर्थ तुमने पढ़ लिया, लाइफ तुमने पढ़ लिया। फिर फर्स्ट नॉन सेलुलर क्या था, आरएनए 3 बिलियन ईयर्स एगो। फिर फर्स्ट सेलुलर 2000 मिलियन ईयर्स एगो। फिर कुछ टाइम बाद सनलाइट यूज होने लग गई, फोटोसिंथेटिक सेल्स बने, उसके बाद यूनिसेलुलर सेल्स बने, मल्टीसेलुलर सेल्स बने, फिर इनवर्टिब्रेट्स बने और जॉलेस फिशेज मिली। बच्चों यहाँ पे ना लिखा हुआ था ऑल्सो नोन एज लोब फिन्स, ऑल्सो नोन एज लोब फिन्स, और ये 350 में मतलब 350 मिलियन ईयर्स एगो पहले देखने को मिले थे। अब देखते हैं इनके बारे में हमने कुछ और क्या बात लिखी है। एनसीईआरटी की लाइन है, ये फिश थे विद स्टाउट, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फिन्स थे इनके पास। ये पहले लैंड पे आए फिर वापस से पानी में चले गए, ये जॉलेस फिशेस ऐसे से थे। ठीक है, 1938 में देखा गया इनको साउथ अफ्रीका में। सोचा था कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन इनको 1938 में दोबारा देखा गया। इन लोब फिशेस को हमने सीलोकैंथ बोला है। अब ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं, वही चीज़ लिखी है लोब फिन से फिर एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस जो है वही हमारे आज के फ्रॉग्स और सेलेमेंडर्स के एंसेस्टर्स हैं। फिर रेप्टाइल्स बने। अब देखो रेप्टाइल्स के बारे में कुछ स्टोरी देख लेते हैं। रेप्टाइल्स में आप देखोगे कि इनके जो एग्स थे वो ड्राई नहीं होते थे आसानी से सन में। ठीक है, बहुत ही थिक लेयर की, थिक शेल्ड थी इनकी एग्स। ऑलराइट, और क्या पढ़ा हम लोगों ने कि 200 मिलियन ईयर्स और सो जो रेप्टाइल्स थे उन्होंने डोमिनेट किया था अर्थ को जुरासिक पीरियड के टाइम पे। फिर हम लोग देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं कि लिम्बलेस कुछ हमें रेप्टाइल्स मिले थे, जो क्या हुए, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स जो वापस जो पानी में गए थे वो फिश में चेंज हो गए, उनको हम इस्थायोसॉर्स बोल रहे हैं। ऑलराइट, बिगेस्ट रेप्टाइल इनके अंदर कौन है, टायरेनोसॉरस रेक्स, जो कि 20 फीट का था। ठीक है, इसको हम बिगेस्ट वन बोलते हैं। 65 मिलियन ईयर्स एगो पहले सारे के सारे डायनासोर्स जो है वो खत्म हो गए, वी डोंट नो द रीजन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में कुछ और स्ट्रक्चर्स डेटा दिए हुए हैं बच्चों। सी वीड्स और फ्यू प्लांट्स जो है वो 320 मिलियन ईयर्स एगो पहले आए थे, जो पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन्वेट किया था जिन्होंने लैंड पे ब्रायोफाइट्स, रेडियोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड देन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पिक्चर पे जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भाई अर्ली रेप्टाइल्स थे पहले, फिर उससे चेंज हुए हमारे सौरोप्सिड्स और साइनैप्सिड्स। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ है। ठीक है, अर्ली रेप्टाइल्स, सौरोप्सिड्स और साइनैप्सिड्स थे। फिर जो हमारे सौरोप्सिड्स थे बच्चों वो थीकोडोंट में चेंज हो गए। हियर यू कैन सी थीकोडोंट। ठीक है, थीकोडोंट ही हमारे मॉडर्न रेप्टाइल्स कहलाते हैं, डायनासोर्स, क्रोकोडाइल्स, और आजकल के हमारे बर्ड्स भी इसी के अंडर आते हैं। साइनोप्सिड्स देखो, साइनोप्सिड्स में पेलिकोसॉरस जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आए हमारे थेरेप्सिड्स। थेरेप्सिड्स ही हैं जो हमारे मॉडर्न डे के मैमल्स हैं। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स में आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट मैमल वॉज श्रू लाइक, और ये पूरा का पूरा बच्चों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वगैरह सब दिया हुआ है, ये आप खुद पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ देती हूँ, चलो कोई नहीं। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब साउथ अमेरिका ने ज्वाइन किया नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वर ओवर रिडन बाय द नॉर्थ अमेरिका फॉना। ठीक है, ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स। ठीक है, ये खत्म स्टोरी। अब आते हैं हम लोग जो हमारा इवोल्यूशन हुआ ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स में देखेंगे। सबसे पहले देखो हम लोगों ने इसको याद किया, पीसीएम बोलते हैं, यहाँ पे पीएमसी याद कर लो बच्चों। पैलेजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। सीनोजोइक जो है यहाँ देखिए, ये जो हमने पीएमसी यूज किया, ठीक है, पैलेजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। सीनोजोइक जो है सबसे न्यू वन हमारा, जिसमें हम अभी भी प्रेजेंट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों को इसके फर्दर जो आपके सब पार्ट्स हैं, सब डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स में क्वाटनरी, टर्शरी, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन और सिल्यूरियन। इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये हमने एक थोड़ा सा निमोनिक यूज़ करने की कोशिश की है आपको याद करने के लिए, क्यूटी, क्राइजरा, ट्राइजरा, बट उससे पहले काप्स दे दो बहुत सारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू का मतलब हो गया हमारा क्वाटनरी, टर्शरी, क्रिटेशियस, जुरासिक, उसके बाद ट्रायसिक, फिर पर्मियन एंड देन कार्बोनिफेरस, डेवोनियन एंड देन सिल्यूरियन। ठीक है, ये हमने याद कर लिया।
अब यहाँ पे देखो, ये तो बहुत आसान है। क्वाटरनरी में सबसे नया नया आया हमारा एंजियोस्पर्म्स, टर्शरी में आए हमारे ब्रायोफाइट्स एंड मोनोकॉट्स। ये आपको एज इट इज याद हो जाएंगे, इसमें कुछ भी कोई भी तर्क लगाने की जरूरत नहीं है। आते हैं अब हम लोग मीजोजोइक एरा में, क्रिटेशियस में, जिसको हम क्राई करा रहे थे, क्राई जरा, राइट। तो क्राई, सुनो, गाना गाओ नहीं तो डंडा खाओ। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। एस फॉर सिनॉप्सिस, फिर जी फॉर गिंकोस, फिर जी फॉर ग्नेटल्स एंड देन डंडा डाइकोटिलेडन्स। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोकॉट आए पहले या डाइकॉट, तो पहले आए थे आपके डाइकॉट, देन आए मोनोकॉट्स, ठीक है। जरा, जुरासिक, जुरासिक टाइम पे डायनासोर्स थे बच्चों, तो डायनासोर्स जो है वो फूल पत्ती खाते थे, राइट। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे पेड़ पौधों के नाम है, हर्ब्स, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड साइकेड्स, हमें ऐसे याद रखना है, ठीक है। हर्बेशियस लाइकोपॉड्स, हर्ब्स, अर्ब्स। तो अब ट्रायसिक में कुछ नहीं है, पर्मियन में है हर्ब्स, अर्ब्स, ऐसे करके याद करेंगे, आर्बोरेसन, लाइकोपोड्स। फिर आते हैं कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी हम बात कर रहे थे। कहाँ से मिलता है हमें? सीड से मिलता है, खत्म स्टोरी। और सीड के छोटे भैया कौन है, या उनके पेरेंट्स, नॉट छोटे भैया। कहाँ से आए सीड्स, कहाँ से इवॉल्व हुए? जिम्नोस्पर्म से, ठीक है। ये हुआ। नाउ सिलोरियन में आप बस इतना याद रखोगे, ज़ोस्टेरोफाइलन। अब ये जो है जिनसे ये पूरे के पूरे प्लांट्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं, इनको भी याद करना है लाइन वाइज, ठीक है। यहाँ से सीटी मतलब क्लास टीचर है, सीटी पनिशेस रायचंद पद्मावती, कुछ भी लिख दो, ऐसे करके याद किया। सी फॉर आपका क्लोरोफाइट आ गया, टी फॉर आपका ट्रेक्योफाइट आ गया, आर रायचंद का आर है आपका राइनिया टाइप प्लांट्स, एंड पी है आपका सीलोफाइटॉन। ये आपके इस तरीके से खत्म हो जाती है आपकी स्टोरी प्लांट्स के इवोल्यूशन की। तो यहाँ पे हमारा इवोल्यूशन भी खत्म हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय।